तो टोगेनएंकी में हम एक ऐसी दुनिया देखने वाले हैं जो खून के रिश्तों और पीढ़ियों पुराने युद्ध पर बनी है। एक ऐसी कहानी जहां किसी का वंश ही उसकी किस्मत लिख देता है। सोचिए जरा, क्या हो अगर किसी की किस्मत उसके पैदा होने से पहले ही तय हो जाए। मतलब क्या हमारा जन्म ये तय कर सकता है कि हम हीरो बनेंगे या विलन। टोगेनएंकी ठीक इसी सवाल को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। और ये जो लड़ाई है ना, ये कोई आम जंग नहीं है। ये एक सीक्रेट वॉर है, एक ऐसा संघर्ष जो पीढ़ियों से जापान में दुनिया की नजरों से छिपकर चल रहा है। और ये जंग है दो बहुत ही ताकतवर खानदानों के बीच। और वो दो ताकतें कौन हैं? वो हैं ओनी और मोमोतारो, दो ऐसे वंश जो एक दूसरे को मिटाने के लिए एक कभी ना खत्म होने वाली जंग में उलझे हुए हैं। तो चलिए इन दोनों साइड्स को थोड़ा समझते हैं। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है ओनी, इनके अंदर है राक्षसी खून और इसी वजह से दुनिया इन्हें मॉन्स्टर मतलब दानव मानती है। और दूसरी तरफ है मोमोतारो, इन्हें पूजा जाता है क्योंकि ये एक लेजेंडरी हीरो के वंशज हैं। तो सिचुएशन क्या है? एक लड़ रहा है सिर्फ जिंदा रहने के लिए और दूसरा उसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है। तो ये ओनी असल में है कौन? चलिए इसको ऐसे समझते हैं। कोई ऐसा शख्स जो पैदा ही सुपरनैचुरल ताकतों के साथ हुआ हो, मतलब उसके पास गजब की ताकत है, वो अपना रूप बदल सकता है, लेकिन इन्हीं ताकतों की वजह से पूरी दुनिया उससे खौफ खाती है, उसे एक राक्षस की तरह देखती है। ये है ओनी की सच्चाई। और इन ओनी का शिकार कौन करता है? मोमोतारो। और ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही पावरफुल और ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है, एक सेना जो अपने हीरो वाले लेजेंड को आगे बढ़ा रही है। उनका मानना है, बिल्कुल पक्का यकीन है, कि ओनी पूरी इंसानियत के लिए खतरा है और उनका मिशन बस एक, सारे ओनी को कंट्रोल करना या खत्म कर देना। अब इस पूरी जंग के बीच में आता है एक लड़का, शिकी इचिनोसे, और उसके आने से सब कुछ बदलने वाला है। जब हम शिकी से पहली बार मिलते हैं तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट लगता है। वही स्कूल जाना, दोस्तों के साथ घूमना, मतलब एकदम आम जिंदगी। लेकिन फिर एक दिन अचानक से सब बदल जाता है। मोमोतारो के लोग उस पर हमला कर देते हैं। शिकी के तो होश उड़ जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि ये लोग हैं कौन और आखिर उसे मारना क्यों चाहते हैं। उसकी जो नॉर्मल सी दुनिया थी ना, वो एक झटके में तबाह हो जाती है। और उसी हमले के दौरान जब उसकी जान बिल्कुल खतरे में होती है, उसके अंदर से कुछ भयानक सा जाग जाता है। एक वायलेंट, एक मॉन्स्ट्रस पावर, जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता था कि वो उसके अंदर मौजूद है। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। शिकी कोई मामूली ओनी नहीं है। उसे पता चलता है कि वो एक प्योर ब्लड ओनी है। और इसका मतलब ये है कि वो इस सीक्रेट वॉर के सबसे खतरनाक और ताकतवर लोगों में से एक है। और अब वो मोमोतारो का नंबर 1 टारगेट बन चुका है। तो अब जब ये खतरनाक सच सामने आ चुका है, शिकी की जिंदगी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जहां उसे पहली बार अपने जैसे लोगों का साथ मिलता है। मोमोतारो के हमले से उसे नाइतो नाम का एक आदमी बचाता है, जो बाद में बताता है कि वो उसका चाचा है। यही नाइतो है जो शिकी को ओनी की असली दुनिया दिखाता है और उसे एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ले जाता है जो बाकी ओनी के लिए एक सेफ हेवन, एक पनाहगाह की तरह है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनका मकसद जंग लड़ना नहीं है, नहीं, इनका सबसे पहला गोल है बस किसी तरह जिंदा रहना। इसके लिए ये लोग अपनी ताकतों पर काबू पाना सीखते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, ताकि जब भी बेरहम मोमोतारो हंटर्स हमला करें तो ये लोग अपना बचाव कर सकें। तो ये रास्ता तबाही का नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस का है। तो यहां तक तो एक्शन और सर्वाइवल की बात हो गई, लेकिन ये कहानी सिर्फ मार-धाड़ के बारे में नहीं है। इसके दिल में कुछ बहुत गहरे सवाल छुपे हुए हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, पहचान और किस्मत के बारे में। ये बात करती है भेदभाव और पक्षपात की। ये सवाल उठाती है कि असली परिवार खून के रिश्तों से बनता है या साथ निभाने से। और हां, ये हिंसा, नैतिकता और पावर की जिम्मेदारी को भी दिखाती है। असल में शिकी का पूरा सफर ही अपने अंदर के उस राक्षस पर कंट्रोल पाने की एक जंग है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देती है कि अगर किसी के ऊपर जन्म से ही दानव होने का लेबल लगा दिया जाए, तो क्या वो कभी अपनी किस्मत खुद चुन सकता है? क्या उसके पास अपनी कहानी खुद लिखने का कोई मौका है, या फिर वो हमेशा के लिए अपने खून का ही कैदी बनकर रह जाएगा?